नमस्कार दोस्तों, निर्भय ज्ञान संकल्प आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम इतिहास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पार्ट वन। दोस्तों, पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। वन लाइनर के बाद ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ? ये हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मेगस्थनी किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में की। याद रखना दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध महान स्नानागार मिला है। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है गुजरात में। चलिए दोस्तों, अब इसी के हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि कुछ दिमाग में पड़ा कि नहीं पड़ा। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? अभी अभी हमने बताया भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। दूसरा देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? जयराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब की थी अगर पूछ ले तो कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है दोस्तों, 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी अगर पूछ ले तो 1922 में की थी। हड़प्पा सभ्यता के 1 साल बाद बात की गई थी, 1922 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? क्या है? अभी हमने पढ़ा था, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध महान स्नानागार कहाँ मिला है? अभी अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पे मिला है? प्रसिद्ध महान स्नानागार लोथल में मिला है। लोथल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, गंगा था, धवलागिरी था, कौन सा था? लोथल था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? अभी अभी हमने देखा गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, ऊपर जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका मोहनजोदड़ो होगा। प्रसिद्ध महान स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में मिला है।
इसे सही कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, सिंधु सभ्यता का क्या है, प्रमुख स्थल है। और धौलावीरा गुजरात में स्थित है, ये भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इतना याद रखना, धौलावीरा गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, कांस्य धातु से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। याद रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों को क्या कहा गया, वेदांत कहा गया। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी के जो हमने पढ़ा है इसी के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हो जाएगा, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, अभी अभी हमने दोस्तों पढ़ा, किस में स्थित है, राजस्थान में। किस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अब धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। धौलावीरा कहाँ स्थित है, अभी धौलावीरा पढ़ा था ना, तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य धातु से परिचित हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, अभी अभी हमने पढ़ा, किससे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपनिषदों को किस नाम से भी जाना जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा, उपनिषदों को वेदांत नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। अभी अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा क्या, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, कुशीनगर में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। इन्हीं का दूसरा नाम कौटिल्य था, चाणक्य। अगला है, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नाम से जाना जाता था, याद रखना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए अब इसी के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कितना दिमाग में घुसा।
याद हुआ या नहीं याद हुआ? पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अभी अभी हमने पढ़ा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? बताओ जल्दी से, कहाँ हुआ था दोस्तों? जल्दी से बताओ। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? बताओ। महावीर स्वामी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर थे ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव थे। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म पूर्णग्राम यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसने की थी? और साम्राज्य की स्थापना किसने की? स्थापना के बारे में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य दूसरा नाम कौटिल्य था या विष्णुगुप्त था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? अभी अभी देखा हमने, कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र थी, कन्नौज थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक क्या थी? ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन फिर से। 40 क्वेश्चन आज हमको बनाना है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। वन लाइन, अगर वन लाइनर में आप पढ़ सकते हैं तो वन लाइनर में पढ़ो, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में तैयारी। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? किस वंश का अशोक प्रसिद्ध शासक था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का। चलिए अगला देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक का कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक द्वारा बनाया गया था। कौन सा स्तंभ दोस्तों? सिंह स्तंभ। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यहीं से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ के सिंह स्तंभ से। अगला है, अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए शिलालेखों और स्तंभ लेखों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? शिलालेख और स्तंभ लेखों का, धम्म के प्रचार के लिए। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ? अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के संचय के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों इसमें शासक पूछा गया, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध शासक पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक था। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 261 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिला अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे जाते हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया? अभी अभी हमने पढ़ा, किस नाम से संबोधित किया गया? देवनाम प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का सिंह स्तंभ किस शासक से संबंधित है दोस्तों? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दो, किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? अभी अभी हमने पढ़ा, किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया था? हमने पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलालेखों और स्तंभों, स्तंभ लेखों का। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ था? अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनिष्क किस धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हम आगे का वीडियो, अभी तो हमने पार्ट 4 लाए हुए हैं, ऐसे ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए सभी तरह के कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो छूटे ना, सभी तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। अगला टॉपिक होगा इतिहास पार्ट 5 से। अभी इतिहास पार्ट 4 हमने आपको पढ़ा दिया है, अब कल लेकर आएंगे इतिहास पार्ट 5। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, गुड बाय।